हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक प्रमुख परिणाम है। इस परिणाम को पढ़ेंगे। ये परिणाम क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल किसके बराबर होता है? इनके मासा महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर हमें दो संख्याएं दी हुई हों तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होती हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 36 और 48 का महत्तम समापवर्त व लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। आइए हम लोग 36 और 48 दो संख्याएं हैं हमारे पास, इनका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। देखिए, पहले 36 है तो 36 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 36 हमारा भाज्य है तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 36 को देखो 18 दूना 36, ठीक, दो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसलिए अब हम 18 को पुनः विभाजित करेंगे। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9, ठीक है। अब इसी प्रकार 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 48 को हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 24, 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 12, ठीक है। और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 6, 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 3, ठीक। 6 को हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अब देखिए, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 36 इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और इसी प्रकार से हमारा 48 है, 48 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखो, जोड़ा बनाना है हमें, इसलिए 2 के नीचे 2 को लिखते हैं, है ना। 48 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 2, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जोड़े के साथ बन रहा है 2 2 3 का जोड़ा है, तो हमारा मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्त क्या होता है, जो जोड़े के साथ संख्याएं होती हैं। तो यहाँ देखो एक जोड़ा है ये 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12। इसका लासा हमें ज्ञात करना होगा, तो जो बची हुई संख्याएं होती हैं उनको भी गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा, 144। अब इन दोनों लासा और मासा का गुणनफल हम लोग निकालेंगे। तो मासा कितना आया है, मासा आया है हमारा 12 और लासा कितना है 144। दोनों का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 4 52 के 2, 12 इकन्नम 12 5 17। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। देखते हैं क्या है, 36 गुणे 48, इसको इन दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 1728। तो देख रहे हैं हम कि मासा पा और लासा पा का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, बराबर। अर्थात अतः महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा प्रूफ करना था, यही प्रूफ हुआ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 23 और लघुत्तम समापवर्त 1449 है। महत्तम समापवर्त
23 और लघुत्तम समापवर्त 1449 है। यदि एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ महत्तम समापवर्त कितना दिया है 23, लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है 1449 मतलब 1449। तो हम लोग अभी पढ़े परिणाम में जो पढ़े थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, बराबर क्या होता है महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त दोनों संख्याओं का। तो पहली संख्या इसने दिया है 207 गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्त कितना है 23 है, लघुत्तम समापवर्त कितना है 1449 है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, इसको ट्रांसफर कर देंगे, इधर गुणे में है तो इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। 23 गुणे 1449 बटे 207, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 छंग 18 और 3 नवा 27। फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 गुणे 3 चौक 12 2 हुआ और 3 8 24 और 3 त्रिका 9। आगे क्या करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं 23 गुणे 448 बटे 69। फिर हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6 3 त्रिका 9। फिर इसको डिवाइड करेंगे 23 को गुणे के रूप में लिख लेंगे। 483 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 इकन्नम 3, 3 छंग 18 और 3 इकन्नम 3। अब 23 से 23 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो दूसरी संख्या हमारी आई कितना 161। यही हमारा क्या था आंसर था बेटा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिखाइए कि 5 गुणे 11 गुणे 17 धन 17 एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना, अगर भाज्य संख्या है तो एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई एक गुणनखंड और होगा, इसका मतलब किसी एक संख्या से और ये विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं 5 गुणे 11 गुणे 17 धन 17, 17 इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 17 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 11 धन 1। ठीक है, तो 17 गुणे ये 11 पच्चे 55 धन 1, ठीक बराबर 55 1 56, तो हो जाएगा 17 गुणे 56। अब हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणनफल जो भी होगा, इन दोनों का गुणनफल जो भी होगा वो एक और स्वयं से तो डिवाइड होगा ही, उसके साथ साथ 17 से भी कटेगा क्योंकि इसके गुणनखंड में हमारा 17 आ रहा है और 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो 17 से भी कैंसिल होगा। ठीक, इन दोनों का गुणा कर लें और इसको हम 17 से डिवाइड कर दें तो डिवाइड होगा, एक से भी होगा और स्वयं से भी होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा 17 है, इसका मतलब 17 से भी डिवाइड होगा, 17 से भी विभाजित होगा। इसलिए एक और संख्या स्वयं, ठीक, इसके एक और संख्या स्वयं सहित दो, एक और संख्या स्वयं सहित 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है ना, 2 से अधिक गुणनखंड कहने का मतलब एक से तो डिवाइड होगा ही, इन दोनों का गुणनफल जितना आएगा उससे भी डिवाइड होगा। और बेटा ये 17 अगर गुणनफल में है तो 17 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो एक और स्वयं के अतिरिक्त 17 भी एक गुणनखंड है ना, तो 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए 12 पावर n का अंत 0 या 5 पर नहीं हो सकता, 0 या 5 पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब आइए हम सबसे पहले जो हमारा 12 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 12 का। तो कितना हो जाएगा 12 2 गुणे 6, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 6 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो होगा क्या 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना। इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3, 2 की घात 2 गुणे 3,
ठीक। लेकिन हमें लिखना किसके लिए है? 12 की घात n के लिए। तो 12 पावर n कर देंगे, 12 की घात n, इसका भाज्य गुणनखंड इतना आया था। तो 2 की घात 2 गुणे 3 और पूरे की घात n। अब देखो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक। तो 2 की घात 2n मतलब 2 पावर 2n इंटू 3 पावर n, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो इसका n से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 3 पावर n। तो 12 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2n इंटू 3 पावर n, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में इसमें 5 का कोई पद नहीं है। देख रहे हैं हम इसमें 5 का कोई पद है क्या? 5 का कोई पद नहीं है, ठीक है। इसलिए n बिलोंग्स टू n, मतलब जो हमारा स्मॉल n था वो बिलोंग कहाँ कर रहा है? कहाँ का है ये स्मॉल n? नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या, ठीक। ये n हमारी कैसी है? प्राकृतिक संख्या। इसलिए n बिलोंग्स टू n के लिए, n के किसी भी मान के लिए 12 पावर n का अंत 0 या 5 पर नहीं होता है, ठीक है ना। 12 पावर n का अंत 0 या 5 पर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता है पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।